नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उसमें वैसे तो कई बातों पर बहुत ज्यादा गहन चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात जो बार बार गवर्नमेंट भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है और ऑपोजिशन भी उस पर अपने तरीके से जवाब देना चाह रहा है, वो है महिलाओं को वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ इसीलिए आज मैंने कोशिश की कि मैं दो महिलाओं को साथ में लेके आऊं। एक तरफ नाजिया इलाही खान, जिन्हें आप लगातार सुनते आए हैं और एडवोकेट है वो, और दूसरी तरफ यास्मीन फारूकी, जो कि जिन्हें मैं अम्मा कहना उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ज्यादा पसंद करूंगी। और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और यहाँ पर अम्मा, पहला सवाल मैं आप ही से ले लेती हूँ, और नाजिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हमारे शुक्रिया। संस्कारों में ये है कि बड़ों से होनी चाहिए, तो इसलिए अम्मा आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। चलिए, अब तो आप भी वक्फ बोर्ड में चेयरपर्सन हो सकती हैं, ये तो अच्छी बात है ना। जिस तरह से दो औरतों के लिए एक तरीके का कहा जाए तो रिजर्वेशन ही है ये, कि दो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मुझे पता है ऑपोजिशन कह रही है, पहले भी था, ऐसा था। चलिए, मैं इस पे आपका कमेंट चाह रही हूँ अम्मा। देखिए, ऐसा करो अदिति, जयपुर आ जाओ। मैं जयपुर का वक्फ बोर्ड का पैनल भेज देती हूँ। अगर आप कहोगी तो मैं रिटर्न भेज देती हूँ, यहाँ वहाँ का पैनल उठा के भेज देती हूँ। दो औरतें ऑलरेडी हैं वक्फ में, ये बकवास और झूठ है। वो कोई सर पे चढ़ा के औरतों को वो नहीं दे रहा है, इसलिए इस बात को अलग हटा के कुछ और बात करो तो ज्यादा बेहतर। चलो नाजिया, इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे नाजिया? अरे मैं तो यास्मीन आंटी का बहुत मान अदर करती हूँ, और क्योंकि मेरी माँ का नाम भी यास्मीन है, तो एक और सम्मान बढ़ जाता है। क्या तो शहजाद की बहन हो मुझे क्या ऐसा आप? लगता है मुझे ऐसा लगता है अदिति दी कि अगर पहले से था महिलाओं का उसमें एक जगह थी, तो इसमें तो विरोध करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसको अगर और इनहेंस किया जा रहा है तो इसमें तो विरोध की कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड में एक भी महिला को कोई भी जगह नहीं दी गई थी। हाँ, ये जरूर है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को बैठाने की बात हुई थी, ये जरूर है, इस बात को कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुसलमान पुरुषों ने इस्लाम को अपनी जागीर समझ करके महिलाओं की जगह को हमेशा से छीना, और इस बार भी उन्होंने वक्फ बोर्ड से भी महिलाओं की जगह को छीन लिया था। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्गदर्शक में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में, मोदी हम्म। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर हम्म। मुस्लिम मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह मिल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ठीक अदिति है। जी, एक तरफ महिला आसमान तक चली जा रही है, चांद तक पहुंच पा रही है। हम ट्रिपल तलाक बैन कर ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जा करके। डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो हम वक्फ बोर्ड नहीं संभाल सकते क्या? बिल्कुल संभाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो हमारे पॉइंट लिए है। बहुत बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाजिया। मैं ये डिबेट आप ही दोनों के बीच करा रही हूँ, तो इस बात से निश्चिंत रहिए, मैं बस आप दोनों के बीच टॉस करने का काम करूंगी। अम्मा आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम। जी। नाजिया, एक बात सुन लीजिए। वक्फ जो है ना वो टोटली आपका। मैं एक बात कहती हूँ कि चलिए, जब है प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो दो महिलाओं के कंपलसरी, बहुत सारे अमेंडमेंट पहले भी वक्फ बोर्ड में हो चुके हैं और कोई किसी को नाराजगी नहीं रही इस चीज से। जेन्युइनली बात करोगे तो कोई नाराज नहीं होगा। ठीक है, अगर दो महिलाओं की बात कर रहा है तो किसने इनकार किया? उस पर किसी ने इनकार नहीं किया है। प्रॉब्लम जो है वो अलग है कि कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। हाई एक ये कि साहब कोर्ट नहीं जा सकते। क्यूबिकल जो है वो, मैं वक्फ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वक्फ क्यूबिकल में सारे फैसले होते हैं। अगर वहां नहीं होते हाई कोर्ट जाती है फाइल, हाई कोर्ट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाती है। ये सारी बेकार की बातें हैं। लेकिन जो कब्जा करने की बात है ना, देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर था कि गवर्नमेंट ने कब्जे कर रखे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि साहब गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है वक्फ वाली जगहों का, वो मैं मानती हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना भी पैनल होता है नाजिया, वो आपको पता होगा गवर्नमेंट का बनाया हुआ होता है। इवन चेयरमैन से लेके पूरी जो कमेटी होती है वो गवर्नमेंट जिसकी भी हो। अगर सरकार होती है बीजेपी की तो उसकी कमेटी होती है, और अगर सरकार कांग्रेस की होती है या किसी भी की होती है तो उसकी कमेटी ठीक। होती है। तो ये तो सारे गवर्नमेंट के हाथ में। अच्छा, एक नाजिया मेरे सवाल का जवाब दे दो। वक्फ जो है ना वो टोटली मजहबी चीज है, टोटली। चलो मान लिया, देखिए मंदिर में दो मुसलमानों औरतों को भी जगह दिलवा दो, फिर ऐसा करो।
नहीं अम्मा, मेरी अम्मा रिक्वेस्ट ये मैं नाजिया को दूंगी, ये मैं नाजिया को फ्लोर दूंगी काउंटर वो करने के लिए। मुस्लिम पर औरतों नाजिया, को मंदिर में सुनो भी तो जाने अम्मा, दूंगा, सुनो मेरी बात सुनो अम्मा। मुस्लिम ये औरतों नाजिया से नहीं, मैं नाजिया से ही आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन नाजिया उससे पहले मैं ये चाहती हूँ, कुरान में जो वक्फ का जिक्र है, आप प्लीज मुझे दुरुस्त कीजिएगा। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, और अम्मा ये मैं वापस आपसे भी पूछूंगी, कुरान में जो वक्फ का जिक्र है, क्योंकि अम्मा ने कहा ये मजहबी बात है, ये मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है। उन्होंने क्या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? ये मुझे जवाब देना नाजिया अम्मा, उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ फ्लोर। बस आप 1 मिनट नाजिया को बोलने दीजिए। अदिति थी, कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। फितरा, ज़कात, हज, नमाज, ये सारे हमारे फराइज हैं जो हमें पूरे करने हैं हमारी अल्हामी किताब के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें वक्फ बोर्ड नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अब अगर बात आपके संविधान की आती है तो हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी आर्टिकल 19, 20 ये सब की बात करेंगे। इसमें आपको आपके रिलीजन का अधिकार मिलता है, पर वक्फ बोर्ड का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि कुछ मुसलमान जो है वो कभी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई शाहीन बाग 2.0 की बात कर रहा है, कोई कोई कह रहा है कि हम पूरा बांग्लादेश बनवा देंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जा रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी थी भारत की सरकार को कि अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अब हम रोड पर उतरेंगे। तो कोर्ट क्यों नहीं जाना चाह रहा है? जिस तरीके से हिजाब को साबित नहीं कर पाया कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, जिस तरीके से तलाक को साबित नहीं कर पाया, जिस तरीके से मस्जिद को साबित नहीं कर पाया, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड को भी साबित नहीं कर पाएगा कि ठीक इस्लाम है, का अब जवाब पार्ट लो है। आप नाजिया, जवाब लो जल्दी से। मेरी मेरी 10 सेकंड हाँ मुझे और दीजिए। हाँ जी। अब आती है दूसरी बात कि अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है और इस्लाम का पार्ट है, तो फिर मुख्तार अंसारी ने शिया वक्फ बोर्ड की जमीनें क्यों ले ली? तो फिर इतने ये जो उत्तराखंड के जो संजय गांधी के दोस्त जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने 200 बीघा जमीन पर रिजॉर्ट बना करके रखा हुआ है नैनीताल में। आप सोचिए, असदुद्दीन अवैसी लेकर के बैठा हुआ है। देखिए, नाजिया इलाही खान को तो वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी यास्मीन आंटी को भी वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला होगा। हम तो रोज खट रहे हैं, रोज कमा रहे हैं। तो जो मलाई चाट रहा है और पसमानदा मुसलमानों का हक मार रहा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो इसमें आपत्ति कहां पर है? इसमें तो आपत्ति नहीं है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम सामने आया था। तो जो मुतवल्ली, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मुतवल्ली स्कैम कर रहा है, तो उसके सिर पर अगर एक कानून का जानकार पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर बैठ रहा है, तो इसमें भी आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। अगर चोर हम है नहीं, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन का डर क्यों है? ठीक है, ठीक है अम्मा, आप दीजिए जवाब। देखिए, एक तो बताइए, कुरान में कहा लिखा कि सिर्फ मुसलमान के लिए वक्फ का इस्तेमाल होगा, और दूसरा जो अभी नाजिया इलाही खान ने पॉइंट्स उठाए, उस पर अम्मा मैं आपका जवाब चाह रही हूँ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। उसमें से आया। अम्मा आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है। मेरा 5 मिनट में बात सुन लो अदिति। ये इन्होंने हाँ, इतनी आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नाजिया देखो मेरा, अब मैं आपके कुरान के ऊपर आ रही हूँ, जो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें जवाब दे रही हूँ अदिति। देखिए, एक अम्मा आपका वीडियो नहीं आ रहा। एक हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देखिए हर चीज कुरान और हदीस नहीं होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक हजरत उस्मान गनी ने ये कहा, गरीबी बहुत थी, गुर्बत बहुत थी, कि ये बाग मैं अल्लाह के नाम पे देना चाहता हूँ, और इस चीज को मैं इसलिए वक्फ कर दे। वक्फ का मतलब होता है ठहरना, वो जो चीज ठहर गई, और मैं अल्लाह के नाम इसको मतलब एक तरह से ठहराना चाहता हूँ कि ये जिंदगी भर अल्लाह के नाम पे मजलूमों के या गरीबों के काम आए। उन्होंने ये कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ठीक है, आप इसको वक्फ कर दीजिए, ये जिंदगी भर गरीबों के काम आएगी। और यास्मीन आंटी की कौन सी आयत नंबर है? कुरान की कौन सी आयत नंबर है? पूरी बात अदिति, ये नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे ज्यादा कुरान जान रही हैं, तो ये कुरान की कौन सी आयत और कौन सा पारा नंबर और कौन से वर्ष में है? कि मैं कुरान की आयत, कुरान और हदीस में फर्क है नाजिया। कुरान वो है, कुरान है, और हदीस वो है जो हुजूर के साथ हुई है। अब ये तो मैं फिर घर आ जाऊं तो डिटेल में बात कर लूंगी, नहीं तो और से पढ़ो। कुरान अल्लाह का किया हुआ है, हदीस वो है जो हुजूर के जमाने में इंसान का किया हुआ है। हुजूर तो लिखे नहीं है ना, इंसानों ने लिखा है। अरे तो
पैगंबर नहीं है, हुजूर ने तो नहीं आप लिखा जाते है। हैं। सुनो, हदीस इस को, बहस में नहीं हदियत को, पढ़ूंगी सही नाज़िया, अल बुखारी को, बहिश्ते ज़ेवर अदिति को, ने जो मुझे सवाल सीरत किया है, मुझे मुस्तफा उसका को, जवाब देने ये दो। सारी नाज़िया, चीजों दैट्स को ऑल तो दैट मैटर्स, हुजूर दूसरा पाक ने तमाम खुद कट नहीं कर लिखा जाएगा ना मुझे। यास्मीन आंटी, क्यों ठीक गुमराह ठीक कर रही नाजिया, है लेट हर मुसलमान फिनिश। बच्चों को? अदिति, मैं ठीक, इसका लेट हर जवाब फिनिश, नहीं दे लेट हर सकती, फिनिश। मैं अच्छा इसका अम्मा भी ठीक है, जवाब बात नहीं पूरी सकती। कर लीजिए। अच्छा बात पूरी कीजिए। अब आप नाजिया 2 मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अब आप चुप रहिए, पूरी अम्मा बात आपका सुनिए। वीडियो नहीं आ रहा उसके है, मैं उस आपसे बार जमाने बार कह से रही हूँ। वक्फ शुरू हुआ, और आज अदिति मैं आपको बताऊं, टॉक की बेगमात ने अब मक्का और मदीना में, भोपाल की बेगमात ने, हैदराबाद की बेगमात ने, मक्का और मदीना में कहोगे तो मैं फोटोग्राफ और पेपर्स भेज दूं, ज़मीनें खरीद के वक्फ की, और वो आज भी वक्फ है, और उनकी जगहों पे वो लोग ठहरते हैं फ्री में। मैं भी ठहर के आई हूँ। एक लंदन में मस्जिद है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ के जर्नल ने बेगम ऑफ भोपाल को ये पेपर लिखा था कि यहाँ के फौजियों के पास नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो आप कोई ज़मीन वक्फ कीजिए। वो आप कहोगी अदिति, तो मैं उसकी फ़ोटोग्राफ वक्फ की हुई उस ज़मीन की, जो कि लंदन में आज भी मस्जिद है, और वो वक्फ की हुई है और उसमें नमाज होती है। तो इस तरह जो वक्फ है वो ताक़यामत वक्फ है। वो लोग या तो राजाओं की दी हुई वक्फ ज़मीनें, या नवाबों की दी हुई हैं, या बादशाहों की दी हुई हैं, जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पे वक्फ की गई हैं, कि जो यतीमों और बेवाओं के काम आती हैं। और आज भी आप क्या बात कर रहे हो, जितनी भी हैदराबाद में आपने जिनका नाम लिया, मुझे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जितनी भी निज़ाम के कॉलेजेस, स्कूल वगैरह खोले हुए हैं, वो वक्फ किए हुए हैं। कोई उठा के ले तो ले देखें, क्योंकि वो वक्फ पे चले हुए हैं, वक्फ ज़मीन की गई हैं, उन पे चलाए हुए हैं। आप चलिए बेंगलोर में, चलिए, पूरा मॉल बना हुआ है, और वो अम्मा वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। तो अम्मा अदिति, सुने मैं मेरी सॉरी बात। चाहूंगी तुमसे, क्योंकि मैं दूसरी टाइम दे चुकी हूँ। वक्फ हाँ। ओरिजिनली एक जगह नहीं है। मैं आपको वक्फ की पूरी दुनिया में जगहें बता दूंगी जहाँ पे वक्फ है। एक आप मैं आज वक्फ बात को तो सुनो मेरी, क्वेश्चन ही नहीं कर अगर रहा। और जगहों पे, मंदिरों पे, मैं मंदिरों पे बात करना चाहती हूँ, मेरे मंदिर में ले लो दो, ऐसा करो, बोलिए बोलिए, मुसलमान ले आइए लो। मंदिर पे क्यों आइए, नहीं बोलिए लेते हो? आइए। बात अरे बराबरी की लीजिए है ना। ना। बोर्ड हाँ एक हाँ, आइए अलग आइए चीज है और मंदिर पे वक्फ आइए। अलग चीज है। बोर्ड आइए बनाया ना है मंदिर। गवर्नमेंट ने, बोर्ड बनाया है 54 में। बोर्ड बनाया था इसलिए कि उन जमीनों को सेव किया जाए। जब बोर्ड बना था तब पूरी दुनिया का सर्वे हुआ था हिंदुस्तान का, और इवन सर्वे होने के बावजूद भी पूरी जो दुनिया का हुआ था या कस्टोडियन में जमीन हिंदुस्तान का चली हुआ गई था? थी, उनको वो नोटिस दे दे के पूछा गया है कि ये कस्टोडियन की तो नहीं है। इसलिए ये देखो, एक मुद्दे जो लेके चल रहे हैं ना, दीदी उनके दीदी, ये पास मुसलमानों के अशिक्षित अलावा बात हो कोई रही है, काम नहीं ये है। एक अशिक्षित मस्जिद सेकंड बात हो नाजिया, रही मैं है। दे दूंगी, खोदो, मैं तुम्हें काउंटर करने का जाके पूरा टाइम नाचो, दूंगी। एक मिनट सिर्फ रुक जाओ यही बस। काम करते रहो, और कोई काम नहीं है। जो करने के काम है ना, उनसे नजर चुराई जा रही है। नहीं अदिति, आई अम्मा एम सो अम्मा सॉरी, अम्मा, मैंने हाँ अब ठीक मैं है ठीक सॉरी है ठीक है बोलूंगी अम्मा, आपको, कोई क्योंकि दिक्कत नहीं, बहुत आप सारे जाइए, फोन आ क्योंकि रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलिए आई एम आप सो जाइए। सॉरी। लेकिन हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं अम्मा, लेकिन मुझे पॉइंट तो ये है आपकी कि आवाज वक्फ भी को नहीं आ रही लेकर, हाँ हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए, जो दर्शक देख रहे और सुन रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लेती हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड नाजिया, अब आप अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन पहली बात तो मैं दर्शकों को एक क्लैरिटी देती हूँ, हमने कोई वक्फ पे सवाल नहीं उठाया किसी ने भी। जब मैंने ये पूछा कि वक्फ का जिक्र कुरान में किस संदर्भ में है, तो मैं इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रही थी कि मोहम्मद साहब ने वक्फ की बात नहीं की। मैं दरअसल ये जानना चाहती थी, क्या मोहम्मद साहब ने वक्फ का जिक्र सिर्फ मुसलमानों के लिए किया था या गरीब, यतीम, विधवाओं के लिए किया था? मेरा सवाल ये था। खैर उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा, जो उन्होंने बात कही, मुझे जो बात समझ नहीं है, उन्होंने कहा फलानी जगह वक्फ है, ढीकनी जगह वक्फ है, और निजामों की जमीन है, उसे लेना चाह रहे हैं। मेरा उसमें एक और सवाल था नाजिया, जो कि मैं चाहती हूँ आप बाद में दें, क्योंकि आप बहुत देर से काउंटर करना चाह रही। पहले आप जवाब दीजिए, ताकि दर्शक को, जो आप यास्मीन फारूकी जी को जवाब देंगी, वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो पहले आप बात कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल लूंगी आपसे। अदिति दीदी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं राज की बात कि ये जब भी मुझे देखती हैं या मुझ जैसी शिक्षित राष्ट्रवाद महिला, मुस्लिम महिला को ये देखती हैं, तो ये अपना वीडियो इंटेंशनली ऑफ करती हैं। ये कोई पहली बार आपके साथ नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। ये इंटेंशनली ऑफ करती हैं। आप कई बार एज अ पैनलिस्ट जब हम लोग बैठते हैं तो ये वीडियो ऑफ कर करके ऑडियो में रह जाती हैं। अब आती है दूसरी बात कि जब मैंने इनसे पूछा कि मुझे कुरान की आयत नंबर, वर्स नंबर बता दीजिए, कहां पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, हर बातें कुरान में नहीं लिखी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस हुजूर पाक ने लिखा है? उन्होंने तो नहीं लिखा। मैंने कई इस्लामिक और धार्मिक किताबों के बारे में जो इस्लाम की आती है, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा किस में लिखा हुआ है? वो कह रही किसी में नहीं लिखा हुआ है, हर बातें लिखी नहीं होती है, हुजूर पाक ने बोला है। अरे हुजूर पाक ने बोला है, मैं क्यों मानूं? अगर हुजूर पाक ने बोला होता तो वो तो अल कुरान में लिखा होता।
अब संविधान में भी उनको खुद एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं है, वो 1954 का एक्ट है जो अलग से सेपरेट बनाया गया है। अब आ रही है कि हमारा जो संशोधन अमेंडमेंट जो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, जिस पर आलोचना और कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसमें तो ये बात कहा ही नहीं गया है कि हम वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे। भाई जो वक्फ बोर्ड की जिस संपत्ति की का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट छूने भी नहीं कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि आगे वक्त में आप ईडन गार्डन को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप पार्लियामेंट को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप गंगा माँ को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप यमुना को बोल दीजिएगा वक्फ बोर्ड का है, आप राष्ट्रपति भवन को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप 1450 हाँ, आप 1450 साल का इस्लाम है, आप 1500 साल की मंदिर को कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का है। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बाकी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, उसकी कॉपी है, वो जरूर आपकी है। अब आती है बात कि मुसलमानों के जिस पूर्वजों ने 9 लाख एकड़ दे दिया जमीन, वो मुसलमान मातम क्यों करते हैं कि हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं? अरे हमारे पूर्वजों में जब इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने भारत में हम लोगों को 9 लाख एकड़ जमीन दे दिया, तो हम सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से शिक्षा में दलित से पीछे क्यों है? अब आती है तीसरी इंपॉर्टेंट बात अदिति दी, कि कोई मोदी जी ने हवा बना करके नहीं उड़ा दिया। सच्चर कमीशन ने, सच्चर कमेटी ने इस बात की वाज़ह सेंट्रल गवर्नमेंट से की कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है। और 2 दिन पहले दिल्ली की जो हज कमेटी की जो चेयरपर्सन है, वो खुद भी बैठ करके न्यूज में बोली है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत थी। अब आती है चौथी बात जो बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट है। पहली बार वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो इस्लाम के दायरे में हो रहा है, क्योंकि अल कुरान का सूरह अल बकरा का वर्स बताता है कि अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह सुभान की नजरों में लड़का और लड़की मतलब पुरुष और महिला दोनों बिल्कुल बराबर है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है उसमें तो भाई मर्द और औरत दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। दूसरा और इस्लामिक चीज को बिल्कुल सामने रखा गया है कि जिस तरीके से अल कुरान कहता है कि हमारे मुसलमानों में जो हम कलमा है उसमें फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए और फिरके के नाम पर नहीं बंटना है मुसलमानों को। तो देखिए वक्फ बोर्ड में जो पहले आगा खान को अलग कर दिया गया था, उसके बाद बोरी को अलग कर दिया गया था, अहमदिया को ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, वहाबी को ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। तो इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सबको इंक्लूड किया गया है। ऐसे देखिए असदुद्दीन अवैसी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या बोलता है? हम 22 करोड़। तो जब तुम 22 करोड़ का धमकी देते हो, 22 करोड़ को लपेट करके, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की मलाई की बात आती है तो सिर्फ सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान, ऐसा कैसे चलेगा भाई? आखिर बोरी का हक कहाँ चला गया? आगा खानी का हक कहाँ चला गया? वहाबी का कहाँ चला गया? बरेलवी का कहाँ चला गया? फिर हमारे में तो 76 नंबर है, तो 24 नंबर है, तो 35 नंबर है, ऐसे भी मुसलमान है, तो वो बेचारे कहाँ चले गए? तो ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है वो पर्टिकुलरली इस्लाम के अंडर बैरिकेड बनाया गया है। इसमें एक और बात, क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी का आपने जिक्र किया था, और ये मुझे याद है आजकल नाजिया आप ही की तरह एक शादाब शम्स हैं, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो बहुत वायरल हुआ था। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो आवाज मैंने उस वक्त उठाई थी आज वो बड़ी वायरल हो रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर साथ तमाम न्यूज चैनल आज उनके पीछे दौड़ रहे हैं और लोग उन्हें जानना और सुनना चाह रहे हैं। तो उनसे मेरा जो डिस्कशन हुआ था उसका एक बिंदु था, और मैं चाहती हूँ उस बिंदु पर आप अपनी राय दें। जो आपने वक्फ कर दिया वो तो अल्लाह के नाम पे हो गया, राइट? वो तो अब अल्लाह के नाम पे है। अब उस अल्लाह के नाम पे मैंने इमारत खड़ी करके, बिल्डिंग खड़ी करके पैसा कमा लिया। दिखाने को मैंने 4000 बच्चे पढ़ा दिए, बट मैंने पैसा कमा लिया। मैं नहीं जानती 4000 भी फ्री पढ़ाए कि कैसे पढ़ाए, पर मैंने पैसा कमा लिया। क्या इसकी इजाजत है? क्या जो उस वक्फ की संपत्ति से होने वाली कमाई है, क्या वो भी वक्फ नहीं है? ये दरअसल कुरान के नाम पे बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है, और क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आप बताइएगा। क्योंकि जब मैं एक आउटसाइडर के तौर पे ये देखती और सुनती हूँ कि भाई ये वक्फ है, तो जब वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसपे तो कमाई भी वक्फ है।
अभी मैंने ये भी देखा कि वक्फ की संपत्ति क्यों कब्जा माफिया कहा जाता है, क्योंकि मैं खुद गई और मैं ऐसे मुसलमानों में नहीं गई जो कि पार्लियामेंट या जिनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस है। मैं उन मुसलमानों में गई जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट करते हैं, जो मदरसों और मस्जिदों में जाते हैं, जो मौलानाओं की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके लिए जो मौलाना ने कह दिया वही बस फाइनल लाइन वही है। उनके बीच में गई और वहां पे मैंने देखा कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि देखे फलाना ने हमारी जो संपत्ति है उस पे, वक्फ की संपत्ति है, 8 रुपया किराया दे रहा है, 7 रुपया किराया दे रहा है, ऐसे करके 10-10 संपत्ति बना ली है, वो संपत्ति डिक्लेयर भी नहीं की है। तो क्या ये कब्जा माफिया काम नहीं कर रहा था? मेरे दो सवाल हैं, एक तो वक्फ पर होने वाली कमाई क्या वक्फ नहीं है, और दूसरा ये जो कब्जा माफिया चल रहा है उसके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है वो गरीब मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए होती है, मतलब वेलफेयर के लिए होती है। तो अगर वक्फ से जिस हिसाब से पैसा और आमदनी आ रही है, जिस हिसाब से 9 लाख एकड़ का रेवेन्यू आ रहा है, एक तो उन्होंने सरकार को बेवकूफ बनाया। 2019 का टैक्स देखिए और 2024 का टैक्स देखिए, 1.25 करोड़ रुपए 2024 में उन्होंने जमा किया है और प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब जब प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा होगा, तो फिर आपका टैक्स 1.25 करोड़ कैसे हो गया? कैसे हो सकता है? 287% बढ़ोतरी हुई है प्रॉपर्टी में। ऐसा हो सकता है कभी? 287% बढ़ोतरी प्रॉपर्टी में और आपका टैक्स, आपका रेवेन्यू घट गया। तो यहाँ पर पहली चोरी। दूसरी चोरी हो रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर इन्होंने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके बेचा है। हाँ, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना करके बेचा है, इन्होंने मार्केट बनाए हैं, इन्होंने मेगा शॉपिंग मार्केट बनवाए हैं, इन्होंने दुकानों के अंदाज में बेचा है, इन्होंने कितने गारमेंट्स के शॉप खुलवा दिए हैं और वहां से इनकी धड़ल्ले से आमदनी हो रही है। अब आती है बात कि अगर वाकई में वक्फ के रेवेन्यू से मुसलमानों का भला होता तो मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले 22 करोड़ मुसलमान के पास कम से कम एक होंडा सिटी तो होता और एक 2 BHK तो होता, और एक भी बच्चा मदरसे में नहीं जा रहा होता, सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा होता। अगर वक्फ ने वाकई में वक्फ की प्रॉपर्टी को के रेवेन्यू को मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया होता तो आज मुसलमान घरों की बेटियां पसमानदा घर में बैठी हुई हैं क्योंकि जहेज नहीं दे पा रही हैं। 40-40 साल, 42-42 साल मुसलमान बेटियों का हो जाता है क्योंकि मुस्लिम लड़का पहले तो हिंदू पसंद करता है, और अगर हिंदू नहीं पसंद कर पाता है या नहीं पटा पाता है तो मुसलमान लड़की के सर पर यह थोपा जाता है कि तुमको जहेज देना है। तो अगर वक्फ बोर्ड ने वाकई में मुसलमान के लिए वेलफेयर का काम किया होता तो बता दे मुझे आंकड़ा कि कितने भारत में मुसलमान लड़कियों का इसने जहेज दे करके शादी करवाया, कितने यूनिवर्सिटी खोले। जिस कौम ने अदिति जी 1450 साल में एक सुई नहीं बनाया, अपना खतना भी दूसरे के इन्वेंट किए हुए छुरी और कैंची से और ब्लेड से करता है, वो कौम वक्फ बोर्ड के पैसे से मुसलमानों का वेलफेयर करेगा? कुछ नहीं किया है। आज जब भांडा फूट रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। अब आती है आपकी दूसरी बात कि अभी आपने मुझे ये साड़ी डोनेट कर दी, इस साड़ी से अगर मैंने सूट 2 बना लिया तो वो दोनों भी डोनेशन का ही हो गया, वो दोनों डोनेशन का हो गया। आपने एक दिया था पर इससे 2 बन गया है, पर ये दोनों डोनेशन का हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार सरकार ने वक्फ बोर्ड को अमेंड करने के दौरान इस्लाम का खास ख्याल रखा है, इस्लाम के सेंटिमेंट का खास ख्याल रखा है, और जितने भी लैंड माफिया वाले चंद मुसलमान जो उससे मलाई चाट रहे थे, उससे आमदनी कर रहे थे, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे थे, वही आज रोड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छे मुसलमान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो अल्लाह के अशरफुल मखलूकात है, वो देखिए वक्फ बोर्ड के इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो हम जैसे लोग गरीब मुसलमान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम जैसे लोग मुसलमान बच्चों को शिक्षित करवाना चाहते हैं। हमारे मुसलमान बच्चे क्यों रहेंगे मदरसा छाप? हमारे मुसलमान बच्चे क्या IPS नहीं बन सकते, IAS नहीं बन सकते, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते? तो जो वेलफेयर वक्फ बोर्ड के नाम से खुला हुआ है, जिसको ब्रिटिश ने, जिन्ना ने, नेहरू ने बनवाया वेलफेयर करने के लिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? और जो पाकिस्तान चला गया बंटवारे के वक्त, वो 9 लाख एकड़ छोड़ करके गया था,
इतना इतना अमीर था वो लोग। तो ये सब देखिए फेक फैब्रिकेट बातें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे चिटिंगबाज और टोपीबाज लोगों का हिजाब उतर रहा है, तो उनको दर्द हो रहा है। अब ये जो धरना में बैठे हैं, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी उसको उसको रिपोर्टिंग किया, कितने लोगों को तो वक्फ अमेंडमेंट भी पढ़ना नहीं आ रहा था, एग्जैक्टली। उनको सेक्शंस नहीं पता है। आपको पता है कि वक्फ, आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है अभी भारत में, लेकिन 1947 से लेकर के, मैं 1957 ही पकड़ लेती हूँ, 1957 से लेकर के आज तक एलएलबी के स्टूडेंट्स वक्फ बोर्ड नहीं पढ़ते, वक्फ एक्ट नहीं पढ़ते। तो छुपा के क्यों रखे हो? सिलेबस में डालो, सब पढ़ेगा, सब समझेगा। ट्रिब्यूनल को इतना पावर दे दिया गया, इतना, और ये झूठ बोल करके निकल गई, इसलिए इन्होंने वीडियो बंद कर दिया, ये मेरा सामना नहीं कर पाए। ट्रिब्यूनल में जब ये मामला जाता है, और जो आदमी, अगर वो मुसलमान हो या कोई भी जाति या धर्म या मजहब वाला हो, जब वो बिल्कुल सिसक जाता है, तब वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब रिव्यू में वो जाता है कि वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति छीन ली, तो आपको पता है वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली आकर के क्या कहते हैं कि हम इसका रिप्लाई यहाँ क्यों देंगे, इसको ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड का जितना भी मामला ट्रिब्यूनल से उठ करके हाई कोर्ट किसी भी राज्य में जाता है रिव्यू में, तो हाई कोर्ट के जज को चिल्लाना पड़ता है कि ये भारत है, यहाँ शरिया नहीं है। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपने बैगेज ऑफ प्रूफ क्यों दे दिया है जो संपत्ति का मालिक है। जो संपत्ति का मालिक है उसी के ऊपर बैगेज ऑफ प्रूफ है। वक्फ बोर्ड को कोई बैगेज नहीं है प्रूफ करने का। तो ये तो झूठ बोल कर बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और इस बिंदु पे दरअसल एक्चुअली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस पर बहुत ज्यादा डिबेट भी नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, मीडिया स्पेस में इस पे डिबेट ही नहीं हुई कि जो बैगेज ऑफ प्रूफ है, यानी अगर किसी संपत्ति पर सवाल है और मैं संपत्ति की मालिक हूं, तो मुझे जाके उस पर अपनी ओनरशिप प्रूव करनी है। वक्फ नहीं करेगा जो उस पर ओनरशिप क्लेम कर रहा है, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये मेरी ही है, मेरे ही दादा परदादा, मेरे उनके फादर, ये मेरी खानदानी संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अच्छा, अभी आपने जो चैलेंज जो आता है, जब इसे चुनौती दी जाती है आगे जाके, आज मैं सुन रही हूँ, सारे नेताओं को सुन रही हूँ, मैंने तरुण गोगोई को भी सुना, अखिलेश यादव को भी सुना, सब लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो उसमें तरुण गोगोई को मैंने कहते हुए सुना, अरे ये क्या किया इन्होंने वक्फ में। हालांकि दो बातें उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा सुधार भी होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, बट क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ बीजेपी वो अमेंडमेंट लेके आई थी तो दिक्कत थी। खैर जो भी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये तो पहले भी चैलेंज हो सकते थे, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले थे वो तो पहले भी चैलेंज हो सकते थे। क्योंकि आप एक लॉयर है, इसलिए मैं चाहती हूँ इस बिंदु को आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि पहले के मुकाबले ये जो अमेंडमेंट बिल है ये कैसे अलग है। क्योंकि जितनी मेरी लिमिटेड समझ है उसमें, उसके मुताबिक कि आप हर फैसले को तो हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे, जो स्पेशल केसेस थे बस उन्हें ही हाई कोर्ट तक ले जाया जा सकता था। बाकी आप इसे और क्लैरिटी दे दें इस पर। नहीं, स्पेशल केसेस भी नहीं। ये समझिए कि वक्फ बोर्ड एक्ट को तोड़ करके लोग हाई कोर्ट की मदद लिया करते थे। मतलब बियॉन्ड दी वक्फ एक्ट लॉ जा करके वो हाई कोर्ट की मदद नाजिया, आपका ना कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है इस वक्त ना। परेशान जब होते थे, अभी ठीक आ रहा है जी? पहले से हाँ, यू आई कैन हियर यू। हाँ, तो जब व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता था, तो वो वक्फ एक्ट के कानून को तोड़ करके वो हाई कोर्ट इंटरवीन करवाता था। और इसीलिए मैंने कहा कि मुतवल्ली जब जाकर के खड़ा होता था हाई कोर्ट में, तो आप जितनी भी जजमेंट है, आप 10,000, 20,000, 40,000 आप जजमेंट निकाल करके अलग अलग राज्यों के देखिए, जिसमें वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने झाड़ खाया है हाई कोर्ट से कि यही बताना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये देश संवैधानिक है। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि 2013 में भी संशोधन हुआ, तब तो किसी को दर्द नहीं हुआ था, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। तो 2025 के संशोधन में बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन चैप्टर 2 के सेक्शन 12 में जाइएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो वक्फ बोर्ड में इंटरवीन करके अपने रूल्स को चेंज कर सकता है। ये 1995 वक्फ एक्ट का मैं आपको बता रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर बता रही हूँ। अब आती है तीसरी बात कि कोई खास चेंजेस नहीं हुए।
कोई खास चेंजेस नहीं है, इन्होंने हवा बनाया है। अगर हम जैसे समझदार वकीलों से बात किया जाए तो हम तो खुश नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस चेंज से। आप सेक्शन 3C पे जाइए, 3C कह रहा है, जो अभी नया बना है 3C कह रहा है कि जो मॉन्यूमेंट प्रॉपर्टी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उस जो पर SI आप में थी। धावा नहीं बोल सकते। हेलो, हाँ हाँ Am आवाज I आ रही है audible now? नाजिया। हाँ हाँ नाजिया आवाज आ रही है। हाँ तो वीडियो रुक गई है क्या? नहीं नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आई कैन हियर यू एंड आई कैन सी यू ऑल्सो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है तो मैं क्लियर कर हाँ देती हूँ। हाँ 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 क्लियर है। कैन हाँ यू सी मी? हाँ 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 हाँ, तो सेक्शन 3C में सिर्फ चेंजेस जो है कि आप जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो मॉन्यूमेंट है, आप उस पर धावा नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा मानना है कि जब कुतुब मीनार खुद गवाही दे रहा है कि 12 मंदिरों को तोड़ा गया है, तो फिर काहे को उस पर वक्फ बोर्ड क्यों क्यों चढ़ेगा? और जो लैंड डिस्प्यूट है उसको क्यों साजिद रशीदी बैठ करके बोलता है कि अंबानी का जो घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है? भाई वो तो केस चल रहा है, वो तो अभी डिस्प्यूटेड है। तो हम भी खुश नहीं है कुछ खास से उसको देखा, और जितने भी नए क्लॉजेस आए हैं और जितने भी नए संशोधन हुए हैं वो कोई खास नहीं हुए हैं। लेकिन मातम तो ऐसे मनाया जा रहा है जैसे संशोधन नहीं हो रहा है बल्कि वैनिश किया जा रहा है। मातम ऐसे मनाया जा रहा है। लेकिन एक समझदार वकील को बैठ करके पूरा तोड़ तोड़ करके अगर सारे सेक्शंस को तोड़वाइएगा अदिति दी, तो आप खुद कहिएगा कि भाई कुछ खास तो हुआ ही नहीं। ये आपने क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कही है, मुझे नाजिया पता है कि आपको अपने अगले ब्रॉडकास्ट के लिए जाना है, तो मैं ये इस पे हम शो करेंगे, इस पर हम शो करेंगे कि पहला एक्ट क्या था और ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें क्या बदलाव हुआ है। इस पर मैं आपसे स्पेशली अलग से टाइम लेके इस पे बात करेंगे डिटेल में जाके कि पहले में और अब में क्या बदलाव है। नाजिया मुझे सुन पा रही हैं आप? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो मच, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? थैंक यू। थैंक यू हर हर महादेव। हर हर महादेव।